नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरा ऑनलाइन कक्षा में। आज अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12वीं का मैथमेटिक्स। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े हैं, ऐसे अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें डिटर्मिनेंट का क्लास चल रहा है। पिछली कक्षा में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से संबंधित हमने एक्सरसाइज किया था एनसीईआरटी का 4.2, वह सभी हम लोग कर चुके हैं। अभी तक डिटर्मिनेंट में हमने डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, उसका एक्सपेंशन यानी कि वह जो वैल्यू देता है उस वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, यानी कि उसका एक्सपेंशन कैसे एक्सपेंडिंग करके उसका वैल्यू हम प्राप्त करते हैं। डिटर्मिनेंट आता कहाँ से है, डिटर्मिनेंट को हम प्राप्त कैसे करते हैं, उसका प्रॉपर्टी, उसका गुण क्या होता है, उसके गुण के अकॉर्डिंग उसका एक्सपेंशन करके हम उसको जो उसका वैल्यू है उसको कैसे प्राप्त करते हैं। तो यह सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग को पढ़ना है कि कोई ट्रायंगल दिया गया हो, उस ट्रायंगल का एरिया डिटर्मिनेंट के द्वारा कैसे निकालेंगे, यानी कि टू फाइंड, या ऐसे करें डिटर्मिनेशन ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल with help of determinant। यानी कि सारणी की सहायता से त्रिभुज के क्षेत्रफल का निर्धारण। सारणी की सहायता से त्रिभुज के क्षेत्रफल का निर्धारण। ध्यान दें, नीचे के क्लासों में हम लोग पढ़े हुए हैं किसी ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होते हैं। अगर तीनों वर्टेक्स दिए जाएं तो उसके लिए उस ट्रायंगल का क्षेत्रफल उन वर्टेक्स की सहायता से हम कैसे निकालते हैं। यानी इसका पूरा हम कंसेप्ट के द्वारा इसको हम लोग पढ़े हुए हैं कि जैसे यह एक कोऑर्डिनेट प्लेन हुआ, इस प्लेन में अगर हम 3 बिंदु कोई ले लें, ऐसे मान लेते हैं कि ए बी सी कोई बिंदु है जो संरेख नहीं है, यानी कि अलग अलग दिया हुआ है। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2, x3 y3 दिया गया है। तो इसको हम लोग पढ़े हुए हैं, निकाले हुए हैं। हम फिगर के माध्यम से सिर्फ बता देते हैं कैसे निकालें। आप पढ़े हुए हैं, इसको समझ रहे हैं, जानते हैं, दिक्कत नहीं होगा। इसका सीधे हम बताएंगे एरिया कैसे इसका होता है, लेकिन हम तरीका भी बता देते हैं कैसे हम लोग इसको पढ़े हुए हैं, कैसे इसको प्राप्त किए हुए हैं। यह ओरिजिन हो गया, यह एक्स एक्सिस, इसको एक्स कर दिए, इसको एक्स डैश कर दिए, यह वाई कर दिए, वाई डैश कर दिए। यह पॉजिटिव पार्ट हो गया, निगेटिव पार्ट, या पॉजिटिव हो जाए निगेटिव पार्ट। यहाँ से जैसा कि जानते हैं यह हो गया x1, यह हो गया x2,
यह हो गया x3, या इसी तरह से यह हो गया आपका y1, यह हो गया y2। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी कोऑर्डिनेट जो बनता है यह ओरिजिन से किसी एक एक्सिस के पैरेलल जो डिस्टेंस कवर होता है वह उसका कोऑर्डिनेट कहलाता है। यानी कि y कोऑर्डिनेट कहते हैं किसको, तो x अक्ष से ओरिजिन से y अक्ष पर तय किया गया दूरी उसका y कोऑर्डिनेट या y नियामक कहलाता है। यही हम लोग इसको निर्धारित कर लिए। अब यहां से देखिए कि इसको भी अगर हम मिला दें, जैसे हमको ABC का एरिया निकालना है, तो यहां हम देख रहे हैं कि एक समलंब चतुर्भुज यह बन रहा है, एक समलंब चतुर्भुज यह बन रहा है और एक समलंब चतुर्भुज यह बन रहा है। इसका नाम दे दें हम, जैसे ABC तो है ही, इसको D कर दें, इसको E कर दें, इसको F कर दें। तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर हम समलंब चतुर्भुज ABDE जोड़ AEFC को जोड़ करके समलंब चतुर्भुज BCFD को घटा दें तो हम ABC का एरिया प्राप्त कर सकते हैं। और अब कैसे हम निकालेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो आप जानते हैं 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना शीर्षलंब यानी कि एल्टीट्यूड। अब यहां से कैसे इसको निकालने के लिए, अब यहां से इसको मिलाना पड़ेगा। इसको नहीं भी मिलाएंगे तो यह आपका हो जाएगा ऊंचाई, यह क्या होगा बताइए, तो x2 में से x1 घटा देंगे, यह आ जाएगा x2 माइनस x1। अगर इसको निकालना है तो आप x3 में से x2 घटा देंगे, यानी कि यह हो गया x3 माइनस x2। और इस समलंब चतुर्भुज को आपको निकालना है तो यह क्या हो जाएगा, तो यह पूरा हो जाएगा x3 माइनस x1, x3 माइनस x1। तो इस तरह से इन दो समलंब चतुर्भुजों को के क्षेत्रफल को जोड़ करके इस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को घटा दें तो ABC का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां जब निकालते हैं तो हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, नीचे इसी के द्वारा हम लोग निकाले हुए हैं इस तरीके से। और इसको कैसे प्राप्त किए हैं, अगर 3 वर्टिसेज दिया हुआ है यहाँ पर x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको लिखने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो क्या लिखते हैं, तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहां देखिए x1 x2 x3 तीन टर्मों में तो गुना के रूप में आया ही है। इसको कैसे याद रखते हैं, तो 23 31 12। 23 का मतलब हो गया y2 में से y3 को घटा देना है, 31 का मतलब हो गया y3 में से y1 को घटा देना है, और 12 का मतलब हो गया y1 में से y2 को घटा देना है। ठीक, अब देखिए यहां पर हम इसको प्राप्त कैसे करेंगे, इसको निकालेंगे कैसे, मतलब कि इसको डिटर्मिनेंट में कैसे हम चेंज करते हैं। इसको लिखेंगे 1/2। पहले इसमें हमको ध्यान यह रखना है कि इस दोनों में एक एक टर्म है, इसलिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। पहले हम 1/2 x1, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 इंटू y2 माइनस y3 इंटू 1, और देखिए
x2 हो गया 1 इंटू y3 माइनस y1 इंटू 1 प्लस x3 हो गया 1 इंटू y1 माइनस y2 इंटू 1। अब देखिए 1/2 ध्यान देंगे, यहां यह दो जो टर्म है x1 x2 x3 तीन टर्म है, इसको हम कैसे निकालते हैं? तो इसको लिख सकते हैं हम x1, तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, बचेगा यहां टर्म, तो क्या लिखें y2, चाहे इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो कैसे करें? इसको करते हैं x1, इसको एडजस्ट कीजिए थोड़ा, तो x1 कर दिए तो y2 गुना 1 घटाओ y3 गुना 1, यह हम लिख सकते हैं। फिर देखिए यहां प्लस x2 है, इस प्लस को हम माइनस इंटू माइनस कर सकते हैं और यहां कर देते हैं x2। फिर इसको क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे y3 और देखिए जब यहां पर माइनस, अब इसको हम अगर तोड़ रहे हैं तो y3 हो गया, यहां पर 1 हो जाएगा तो y3 इंटू 1, फिर यहां पर y1 हो गया, यहां 1 हो गया, फिर यहां देखिए प्लस हो गया x3, फिर देखिए y1 हो गया और y2, y1 गुना 1 और y2 गुना 1, यह हो गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां का एक माइनस अगर इसमें आ जाता है तो यह चेंज हो जाएगा, यह y3 गुना जो 1 होता है यह y1 गुना 1 हो जाएगा, यानी कि यह टर्म ऊपर और यह टर्म नीचे, यानी कि दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आप जानते हैं कि दो रो या दो कॉलम को डिटर्मिनेंट में हम परस्पर चेंज कर दे तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो इसको उठा के यहां कर दे, इसको उठा के यहां कर दे, यानी कि रो 1 को रो 2 से, रो 2 को रो 1 से चेंज कर दे तो यह माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1/2 x1 y2 y3 1 1, यहां हो जाएगा माइनस x2, यह रो 1 रो 2 चेंज हो जाएगा, y1 1 y3 1 प्लस x3 y2 1 y1 1, यह हो गया। अब देखिए यहां पे इसको हम चेंज कर देते हैं, 1/2 x1 प्लस में, फिर x2 माइनस में और फिर x3 प्लस में, यह टर्म आएगा। x1 को छोड़ दिए या रो 1 को छोड़ दिए तो क्या लिखेंगे? यहां आ जाएगा y2, यहां आ जाएगा y3, यहां 1 और यहां 1। फिर देखिए x2 को छोड़ दिए या रो को और कॉलम को, तो क्या बचेगा? y1 y3, तब यह गायब हो गया, यह गायब हो गया। तो यहां पर देखिए यहां पे y3 y1 यह दिया हुआ है, तो बच गया y1 और 1। अब आप इसको मिलाएंगे तो मिल जाएगा आपको, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का डिटर्मिनेंट के रूप में यह आपका एक फॉर्मूला हो गया जिसका यूज आपको करना है। और देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हमको ध्यान में रखना है। क्या महत्वपूर्ण बातें हैं थोड़ा हम समझेंगे। यह
हो गया हमारा इसका एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल का, किसके द्वारा, डिटर्मिनेंट के लिए। अगर आपको 3 कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिया जाए तो सीधे हम इसका प्रयोग करेंगे, हम एरिया निकाल लेंगे। यह हमने बनाया कैसे, इस फॉर्मूला जो हम पहले निकाले हुए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, तो इस फॉर्मूला से इसका डिटर्मिनेंट का फॉर्म कैसे क्रिएट होता है, यही डिटर्मिनेंट के फॉर्म का, यह आपके बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है फॉर्मूला। इससे कैसे हम यह बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आप जानते हैं, इसकी सहायता से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखेंगे कि इसमें कुछ और बातें हैं महत्वपूर्ण, उसको थोड़ा समझ लें। पहली बात तो यह कि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए हमेशा क्षेत्रफल का निरपेक्ष मान ही लेंगे। यानी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उसको नोट में नोट कर लेते हैं। नोट का पहला पॉइंट, यानी कि क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा धनात्मक होता है, यानी एरिया इज टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। हैंस इसलिए हम क्या कहेंगे, इसलिए हमेशा क्षेत्रफल का ऋणात्मक मान हम लेते हैं, इसलिए हमेशा निरपेक्ष मान लेंगे हम क्षेत्रफल का, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू। इसलिए हमेशा क्षेत्रफल का निरपेक्ष मान लिया जाता है, यानी कि अगर माइनस में भी रिजल्ट आपका आए तो उसको प्लस में ही लिखते हैं हमेशा, चूंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। दूसरा पॉइंट यह कि यदि क्षेत्रफल दिया गया है, यदि क्षेत्रफल दिया हो तो मतलब इफ एरिया इज गिवन, तो डिटर्मिनेंट यानी कि उसको हल करने के लिए डिटर्मिनेंट का जो मान है वह धनात्मक और ऋणात्मक कैलकुलेशन में, गणना में हम लेते हैं। तो गणना के लिए सारणिक का मान धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों लिया जाता है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, यानी कि त्रिभुज तभी बनता है जब 3 बिंदु असंरेख हो, और उस असंरेख बिंदु यानी कि संरेख अगर आपको दिखाना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। यानी कि ये बिंदु इस पर चले आए, यहां चला आए, तो यहां पर यह इस त्रिभुज का क्षेत्रफल समाप्त हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि त्रिभुज के किसी समतल में दिए गए 3 बिंदु संरेख होते हैं यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो, यानी कि 3 बिंदु गिवन 3 पॉइंट्स आर कॉन्करेंट, कब, तो व्हेन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, यानी कि त्रिभुज के 3 बिंदु संरेख तभी होंगे जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो। तो समतल में दिए गए 3 बिंदु
संरेख होते हैं यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0। कुछ विद्यार्थी का समस्या था कि कॉन्सेप्ट को थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में, तो इंग्लिश में हम बोल दे रहे हैं, हिंदी में लिख दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा, और जो एक्सरसाइज बनेगा वो इंग्लिश में बन जाएगा। तो कंसेप्ट को हम हिंदी में लिख दे रहे हैं कि आप पढ़ करके इसको समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि किसी भी टर्म का एरिया जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए सो ऑलवेज टू बी एरिया इन एब्सोल्यूट फॉर्म, यानी कि इसलिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है हमेशा निरपेक्ष मान यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू में लिया जाता है, प्लस में लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। इफ एरिया इज गिवन, अगर क्षेत्रफल दिया गया हो तो कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म, यानी कि जो डिटर्मिनेंट का कैलकुलेशन करते हैं तो उस स्थिति में डिटर्मिनेंट का धनात्मक और ऋणात्मक मान दोनों को कंसीडर किया जाता है। इसके द्वारा आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्धारित कर सकते हैं। अगर उसमें 3 जो आपका वर्टिसेस दिया हुआ है, इसमें कोई अगर नहीं दिया हुआ है वैल्यू, तो उसको आप निकाल सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, क्वेश्चन करा देते हैं, या कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। एक क्वेश्चन इसका हम लोग देख रहे हैं जिसमें 3 वर्टिसेज में से मतलब उसके कोऑर्डिनेट को अगर नहीं दिया गया है, वह अननोन है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। ध्यान दें, देखिए प्रश्न इसमें कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं। पहला तो यह पूछा जाएगा प्रश्न 3 वर्टिसेज दे करके कि इसका एरिया निकालें, तो आप डिटर्मिनेंट का जो फॉर्म बताया उसमें रख करके x1 y1 z1 सॉरी x1 x2 x3 y1 y2 y3 यह रख करके आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। और दूसरा फॉर्म यह पूछा जा सकता है कि त्रिभुज का एरिया दे देगा, यानी कि क्षेत्रफल दे देगा, और 3 वर्टिसेज में से 6 जो कोऑर्डिनेट होंगे उसमें से कोई एक कोऑर्डिनेट जो होगा अननोन होगा, यानी कि आपको पता नहीं होगा, उसको निकालना होगा। यह दूसरा हो गया। इसके अलावे ट्रायंगल का 2 ठो वर्टिसेज दे देगा और तब कहेगा कि इसका इक्वेशन बनाइए। क्षेत्रफल दे देगा, 2 वर्टिसेज देगा, तब कहेगा कि इक्वेशन बनाइए। बस यही 3 फॉर्मेट है, तो आप एरिया निकाल सकते हैं। हाँ, एक और देगा कि 3 पॉइंट दे देगा और कहेगा कि इसको दिखाइए, सिद्ध कीजिए डिटर्मिनेंट के द्वारा कि यह संरेख है। तो सीधा सीधा बात है, तीनों पॉइंट को त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसमें रखेंगे। अगर वह 0 के बराबर आ जाता है तो वह निश्चित रूप से आपका संरेख होगा। तो यहाँ हमको उसके माध्यम से काम करना है। तो क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, संरेख दिखा सकते हैं। 2 टाइप का क्वेश्चन हम बता देते हैं, जिसमें से एक अननोन कोऑर्डिनेट होगा और एक आपका इक्वेशन निकालने वाला होगा। जैसे 4.3 एक्सरसाइज हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी का। 4.3 में क्वेश्चन नंबर 3 का 1, इसमें ध्यान दीजिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वह दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट, और 3 वर्टिसेज आर दिया है K0, K0, 40 और 02 यह दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए यहां पर कि यहां पर हमको K को निकालना है, देन
k इज इक्वल टू वाट। ठीक, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि या x1 y1 हो गया, या x2 y2 हो गया, x3 y3 हो गया, है ना। यहाँ पर लिख लेते हैं लेट x1 इज इक्वल टू k, x2 इज इक्वल टू 4 एंड x3 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू 0 और y3 इज इक्वल टू 2। we know that area of triangle is equal to 1 by 2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। यहाँ ध्यान देना है, हमने बताया कि अगर एरिया देगा तो प्लस माइनस दोनों के फॉर्म में लेंगे। तो एरिया दिया हुआ है 4, यहाँ 4 ले लेंगे, इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई 2 x1 k हो गया, x2 4 हो गया, x3 0 हो गया, y1 0 हो गया, y2 0 हो गया, y3 2 हो गया और यह हो गया 1 1 1। यहां अब इस काम को करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर ले। देखिए तो 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई 2, किसी एक रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो रो 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं तो k हो गया, यह गायब, बचेगा 0 1 2 1। फिर यह तो 0 है तो होगा ही कुछ, ये सब 0 हो जाएगा, 1 हो गया, यह गायब तो हो जाएगा 4 0 और 0 2। तो 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई 2, 0 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 2, यहां प्लस 1, 4 2 जा 8 माइनस 0, यह हो जाएगा 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई 2। एक काम करते हैं, 2 यहाँ डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा 0 माइनस 2 यानी कि माइनस 2 में k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 2k, और 8 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 8। अब यहाँ देखेंगे एक बार प्लस और एक बार माइनस का प्रयोग करेंगे। व्हेन 8 इज इक्वल टू प्लस इतना प्लस माइनस 2k प्लस 8, यह हो जाएगा 8 इज इक्वल टू माइनस 2k प्लस 8। तब क्या होगा, प्लस 8 तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस 8 जाएगा तो माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू माइनस 2k, माइनस 2 गुना में जाएगा तो 0, तो k इज इक्वल टू 0, एक k का वैल्यू हो गया 0। और देखिए व्हेन 8 इज इक्वल टू माइनस 2k प्लस 8, तो 8 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2k माइनस 8, अब माइनस 8 इधर आएगा तो प्लस 8, तो 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 2k। अब 8 8 16, 2 से इधर डिवाइड हो जाएगा तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 8। अब एक k का वैल्यू 0 हो गया और एक k का वैल्यू 8 हो गया। यह हो गया k का वैल्यू निकालने के लिए जब एरिया हो। केवल बस यही ध्यान में रखना है कि जब भी एरिया दिया होगा तो डिटर्मिनेंट प्लस और माइनस के रूप में लेंगे। अगला ध्यान देंगे, इक्वेशन निकालने के लिए पूछा जा सकता है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6, है ना। तो हम इक्वेशन निकालेंगे तो यहाँ पे 1 2 और 3 6 लाइन ज्वाइन कर रहा है, तो तीसरा पॉइंट हम xy ले लेंगे
और उसको सॉल्व करके हम हल कर सकते हैं। जैसे 2 पॉइंट यहाँ पर दे दिया है 1, 2 और 3, 6, और तीसरा ले लेंगे x और y, और फिर यही डिटर्मिनेंट के लिए हम काम कर लेंगे और उसको हम हल कर लेंगे। और यहाँ पे पांचवा वही दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है, तो इसको करेंगे। इसमें जो अगर कोई दिक्कत कोलिनियर तो आप निकाल ही सकते हैं, इक्वेशन निकाल ही सकते हैं, और पांचवा में भी के का वैल्यू निकालना है तो उसको भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसमें माइनर एंड कोफैक्टर्स है, इसको देखते हैं। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है। नहीं हो तो पहले इसको कीजिए, अगले क्लास में नहीं होगा तो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में बता देंगे। ऐसे हम समझा देते हैं थोड़ा सा। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या, अगला क्लास माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का होगा, पहले समझ लीजिए। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, माइनर्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं उप सारणी, यानी कि सारणी का छोटा पार्ट। यानी कि अगर कोई सारणी कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो उसका माइनस क्या होता है, तो प्रत्येक एक एलिमेंट का, तो यहां पर डिटर्मिनेंट में जो एलिमेंट आता है वह मैट्रिक्स का एलिमेंट होता है। तो माइनस जनरली हम कहते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट का माइनर, क्योंकि मैट्रिक्स का ही फॉर्म होता है, जो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम उसको लेते हैं। तो फॉर्म डिटर्मिनेंट का होता है, लेकिन बात एलिमेंट्स की जब हम करते हैं तो वह मैट्रिक्स के एलिमेंट का होता है। तो माइनस क्या होता है, तो कोई अगर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है या कोई मैट्रिक्स का फॉर्म दिया हुआ है, लाइक A1 A2 A3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3 ऐसे दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। इसमें माइनर्स के लिए हम करते क्या है, एक एलिमेंट का अगर माइनर निकालते हैं तो उसके रो और उसके कॉलम को छोड़ देते हैं। जो बच जाता है 2/2 का फॉर्म डिटर्मिनेंट का, वही उस एलिमेंट का माइनर्स होता है, जिसको हम A से डिनोट करते हैं। अगर आपका एलिमेंट A11 है तो इसके माइनर को हम A11 डिनोट करते हैं, जिसमें क्या करते हैं एलिमेंट का माइनर निकालने के लिए, तो उसके रो और कॉलम को छोड़ने पर जो रेस्ट एलिमेंट से बचा हुआ डिटर्मिनेंट का फॉर्म होता है वही उसका माइनर कहलाता है। यानी कि अगर हम कहते हैं कि A22 का माइनर क्या होगा, इसका मतलब यह हो गया कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को गायब कर दीजिए, जो एलिमेंट बच गया फिर उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में एडजस्ट कर दीजिए, तो वही उसका माइनर होता है। और कोफैक्टर्स क्या होता है, तो कोफैक्टर्स जो होता है किसी एलिमेंट का कोफैक्टर्स उसके माइनर और उस एलिमेंट के साइन का मल्टीपल होता है। दैट मीन्स अगर कोफैक्टर्स को हम डिनोट करते हैं, A11 अगर एलिमेंट है तो इसके कोफैक्टर को डिनोट करते हैं A11 से, यानी कि A से डिनोट करते हैं। अगर कोफैक्टर निकालना है तो A11 इज इक्वल टू -1 टू द पावर, माने अगर हमको निकालना है Aij एलिमेंट है जिसका हमको कोफैक्टर निकालना है, तो इसको क्या लिखेंगे, -1 टू द पावर I प्लस जे, यह चिन्ह हो गया। और इसका माइनर, यानी कि माइनर और चिन्ह का जो मल्टीपल होता है वही दिए गए एलिमेंट का कोफैक्टर कहलाता है। यानी कि कोफैक्टर, अगर हम कहें कोफैक्टर ऑफ Aij, अब इसको डिनोट कौन से करेंगे, तो Aij ऐसे डिनोट करेंगे, तो Aij इज इक्वल टू इतना हो गया। यानी कि चिन्ह का और उसके माइनर का जो मल्टीपल होता है वही उसका कोफैक्टर्स होता है। अब एक चीज में और समझ लीजिए कि अगर कोई मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, अगर कोई मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो उसमें किसी एक रो के एलिमेंट्स और दूसरे रो के कोफैक्टर का जो मल्टीपल होगा उस मल्टीपल का सम यानी कि योग 0 के बराबर होता है। यह हम प्रायोगिक है,
इसको हम लोग बना करके प्रूफ करेंगे। पहले आप एरिया ऑफ ट्रायंगल से संबंधित सारी जो बातें हैं उसको क्लियर कर लें, इसके एक्सरसाइज को बना लें, फिर हम लोग माइनर को फैक्टर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग एडजॉइंट में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर अगली क्लास में